आशूब चश्म, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वबाई शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इसकी इटियोलॉजी यानी वजूहात जो है वो दो किस्म में तकसीम होती है। इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, नॉन इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस। इन्फेक्टिव कैटेगरी में वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जिक, फंगल इन्फेक्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं। और नॉन इफेक्टिव में केमिकल स्प्लैश, ट्रॉमेटिक इंजरी फॉरेन बॉडी इन द आई, यानी ये मैकेनिकल कैटेगरी में आ जाती है जिनमें के पैथोजेंस शामिल नहीं होते। पैथोजेन से मुराद है कि माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग जर्म्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये जो बीमारी आजकल अशुभ चश्म फैली हुई है ये ज़्यादातर वायरल कैटेगरी की है। तकरीबन 80% केसेस जो है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मिल रहे हैं। वायरस की मुख्तलिफ अक़साम हैं। एडनोवायरस, हर्पीस ज़ॉस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स। और एक बात जो है वो ये है कि जितने भी ये पैथोजेंस हैं जो बीमारियां फैलाते हैं ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होते हैं। कुछ एबनॉर्मल सीजनल चेंजेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में, अनहाइजीनिक लिविंग, उसकी वजह से ये पैथोजेन जरासीम बीमारियों के पैदा होते हैं और फिर आगे इनकी फैलाव होता रहता है। जहाँ तक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का तल्लुक है, वायरस जो है ये आँख के अंदर जो झिल्ली होती है जो कि आई बाल और आई लिड्स को कवर करती है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती है। सिक्रीशन पैदा होती है लुब्रिकेंट, उसमें जाकर ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, इरिटेशन होती है, आँख सुर्ख हो जाती है जिसे पिंक आई कहते हैं, क्योंकि जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और इस वक्त की वजह से मरीज़ को शदीद मतलब जलन महसूस होती है, इचिंग और गिल्टी पेन महसूस होता है। इसके अलावा डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है ज़्यादातर वायरल में। और वायरस जो है वो किस तरह पहुंचता है आँखों में? वायरस जो है वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट से भी हो जाता है। मसलन ये है कि इन्फेक्टेड बंदा है, उसके आप उसको हाथ में लाते हैं उससे, या उसके इस्तेमाल की कोई चीज़ जो है उसके तौलिया होता है, रुमाल है, उसके तकिए हैं, चादरें हैं, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है उसको आप टच करेंगे, उसके जरासीम जो रतूबत के ज़रिए उधर पहुँचते हैं वो आपके हाथों के लगेंगे। अगर आप हाथ नहीं धोते और उसको आप आँखों के साथ लगाते हैं चेहरा साफ करने के लिए, या आँखों को मसलते हैं, रब करते हैं, तो वो जो जरासीम वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है वो कंजंक्टिवा में डिपॉजिट होकर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। या फिर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ये होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, वहाँ से भी वायरस ट्रेवल करके कंजंक्टिवा में आ जाता है। अब इसमें शुरू में एक आँख होता है, फिर इसके बाद दूसरी आँख भी सफ़र करती है। वायरस जो
होता है ये 2 या 3 हफ्तों के बाद ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है। यानी एलर्जिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस इज़ क्योर्ड ऑन इट्स ओन। ये हम कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही वायरस ख़त्म हो जाता है, मगर अगर आप हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें, आँख को साफ़ रखें, आपके हाथों को बार बार धोएं और आँखों को रब ना करें, तो इस सिलसिले में ये चीज़ होती है कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। अगर आप इन हाइजीन के असूलों को ख़तर में नहीं लाएंगे, इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में कैरेटाइटिस हो सकता है, उससे आपकी वीएन का लॉस होने का चांस होता है। लेकिन आम तौर पर अशुभ चशम में बिनाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप बर वक्त इसको ख्याल रखें, डॉक्टर से मशवरा करें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो 2-3 हफ्तों के अंदर मरीज जो है वो सेहतयाब हो जाता है। अशुभ चशम बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, औरतों में, मर्दों में यकसा तौर पर ये फैल जाता है। घर के एक बंदे को हो, चाहे छोटे बच्चों को, दूसरे बच्चों को, बड़ों को भी वो स्प्रेड कर जाता है। लेकिन अगर आप हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल पैरा होंगे तो ये लिमिटेड रह जाता है, इसका स्प्रेड जो है वो कम हो जाता है। दूसरे जो बंदे रहते हैं अफराद घर में, वो बच जाते हैं। इसलिए जब ये वबाई शक्ल इख्तियार करता है तो जिन जिन अफराद को अशुभ चशम हो उनको आइसोलेशन में रखते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको वहाँ से छुट्टी करवा दें, 1 हफ़्ता वो घर में रेस्ट करें। अगर आप कोई दफ्तर में काम करता है या किसी और प्राइवेट दफ्तर में जाता है या कहीं गैदरिंग वाला काम वो करता है अपना प्रोफेशनल, तो वहाँ से उसे रेस्ट करना पड़ेगा, वरना दूसरे बंदे भी सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि इसका मोड ऑफ स्प्रेड डायरेक्ट कंटेक्ट से होता है। अब दूसरी किस्म जो होती है वो आ जाती है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इसमें जो जरासीम ज़िम्मेदार होते हैं उनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये जो जरासीम है ये कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसमें मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा इसलिए होती है कि इसकी जो सेक्रीशन होती है ना वो म्यूकोपुरुलेंट होती है। इससे वो इतनी स्टिकी होती है कि मरीज़ जब उठता है तो उसकी आंखें जो है चिपक जाती, उनको वॉश करना पड़ता है। तो इसमें का इलाज जो है वो करना पड़ता है। उसका हम ये करते हैं कि कल्चर सेंसिटिविटी कराना पड़ता है, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक सिलेक्शन करनी पड़ती है, और जिस किस्म का पैथोजीन बैक्टीरिया जो है जिस स्ट्रेन का हो उसके मुताबिक एंटीबायोटिक जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर स्टार्टिंग में हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ड्रॉप्स की शक्ल में दिए जाती है, अद्वियात दी जाती हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा सेवेरिटी हो तो फिर ओरल रूट्स पिल्स की शक्ल में, सिरप की शक्ल में वो बच्चों को, बड़ों को वो दवाई दी जाती है। इसके बाद आ जाता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसमें जो चीज़ अहम होती है वो ये है कि इसमें कोई पैथोजन नहीं होता, जरासीम नहीं होता। इसमें एलर्जेंस होते हैं, मसलन स्प्रिंग एलर्जी होती है, उसमें पोलन एलर्जी जिसे हम कहते हैं। मौसम बहार में जब फूल खिलते हैं तो वो पोलन जो है जो हवा में जब शामिल होते हैं तो वो जब आपकी आंखों में पड़ेंगे तो वो आपकी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस पैदा करते हैं। जिस तरह के आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या नेजल ट्रैक्ट में जाएंगे वो, तो एलर्जिक राइनाइटिस पैदा कर देते हैं, फेरेंजाइटिस कर देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, स्नीजिंग आती है, कफिंग आती है, नेजल सेक्रेशन एंड स्टफीनेस ऑफ द नोज़ हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ द नोज़। इसी तरह ही कंजंक्टिवाइटिस भी पैदा हो जाता है। इसके अलावा डस्ट होता है,
इसमें एनिमल डेंडर्स आ जाते हैं, स्मोक आ जाता है, परफ्यूम्स आ जाते हैं। ये एलर्जेंस हैं, ट्रिगर फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये एलर्जन जो है जिस्म के अंदर मास सेल को स्टिमुलेट करते हैं और हिस्टामिन पैदा होती है जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पैदा करती है, एक्सुडेट बनता है, बहुत आँख में सुर्खी आ जाती है, रतूबत पैदा होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टीयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो होती है इसमें जो हम लोग करते हैं वो इसमें सिर्फ ये होता है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं या मास सेल स्टेबलाइज़र जो है ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सिम्टम्स में यही होता है कि बुखार होता है, आँखों में जलन होती है, शदीद दर्द महसूस होता है, डिजीनेस आ जाती है, बाद बंदे को उल्टी वगैरह या क्या की कैफियत भी महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो है डिस्चार्ज जो है वाटरी डिस्चार्ज से लेकर म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज जो कि वाइट से लेकर ग्रीन या येलो कलर का होता है, वो एक्सेसिव सिक्रेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोफोबिया होता है, यानी कि मरीज़ फ़ोटो सेंसिटिव हो जाता है, रोशनी जो है उसको इरिटेशन पैदा करती है, पेन ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ आँखों के तकलीफ़ जो है ख़ास तौर पर थ्रोबिक पेन जो है या गिल्टी जो है वो फ्रिक्शन सी महसूस होती है आँखों के अंदर, आँखों की आई लैशेज़ जो है वो स्टिक हो जाती हैं, उनमें क्रस्ट फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है काफ़ी तकलीफ़ देह हो जाता है। अगर चाहिए इसकी कोई परमानेंट कॉम्प्लिकेशन या किसी किस्म का मुश्किल कोई भी नज़र के या बिनाई के ऊपर असर नहीं होता, मगर 2-3 हफ्ते मरीज़ को शदीद तकलीफ़ रहती है, यानी वो काम काज करने के काबिल तो क्या वो बहुत ही बेआरामी महसूस करता है। अब आ जाती है बात डायग्नोसिस की, तशख़ीस कैसे की जाए। इसमें तशख़ीस तो साफ ज़ाहिर होती है, पेशेंट की हिस्ट्री से डॉक्टर जो है फिजिशियन जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो देख कर ही उसे पता चल जाता है कि ये एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस आशूब चश्म का केस है। मगर फिर भी जब अगर आशूब चश्म जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर वो स्लिट लेट एग्जामिनेशन करता है ताकि कॉर्निया या इसके एंटीरियर चैम्बर में किसी की इन्फेक्शन तो नहीं चलेगी, जो कि बाद पेचीदगी पैदा कर देती है, बिनाई के ऊपर असर अंदाज हो जाती है। जब बात आ जाती है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की, तो उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी करनी पड़ती है। उसके लिए हमें जो कंजंक्टिवल सिक्रीशन है, डिस्चार्ज है, उसके स्मीयर को लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है, कल्चर सेंसिटिविटी करना पड़ता है ताकि जो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन की जा सके। अब इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है, अजिथ्रोसिन आ जाता है, टोब्रामाइसिन आ जाता है, ड्रॉप्स की शक्ल में देते हैं, टैबलेट सिरप की शक्ल में दी जाती है। ये तो है कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होता है उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक तो हमें देना पड़ता है। वायरस में एंटीबायोटिक का कोई फंक्शन नहीं होता, वो खुद ही हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हो तो एंटीवायरल मेडिसिन जो है अगर देखा कि कॉम्प्लिकेशन या ज़्यादा सीवियरिटी है तो बहुत कम केसेस में उसकी ज़रूरत पड़ती है, ड्रॉप्स की शक्ल में, ऑइंटमेंट की शक्ल में और या पिल्स की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो बात आ जाती है ट्रोमेटिक या केमिकल, मतलब एसिड या तेज़ाब जो है, तेज़ाब और अल्कली के जो केमिकल्स आँखों में चले जाते हैं, बाद प्रोफेशनल लोग होते हैं, पेंटर्स होते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें ये इमरजेंसी बना देता है। तो उसको जिस किस्म का केमिकल है उसके मुताबिक उसको पहले तो वॉश करना होता है आँखों को।
अब आंखों को वॉश करने का जो तरीका सबसे बेहतरीन है कि वो सादा पानी से आप ना करें, क्योंकि अनस्टरलाइज वाटर जो है उसमें भी जो जरासीम होंगे वो और ज़्यादा इन्फेक्शन को एग्रावेट करेंगे। उसके लिए ये होता है कि आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, बार बार इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी आँख जो है कंजंक्टिवा और आपकी कॉर्निया जो है वो वॉश होती जाएगी। अब ट्रीटमेंट में जो है आ जाता है वो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दिया जाता है, वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। अलबत्ता ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो कुछ दिनों के लिए 2 या 3 दिनों के लिए आप कोरिकोस्टीरॉइड मेडिसिन दे सकते हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में दे दें या टैबलेट की शक्ल में दे दें, वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, ताकि जो बीमारी की सेवेरिटी है ना वो कम हो सके। बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो माँ की जो है उसकी वेजाइनल पैसेज से निकल के आते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, इसलिए वो जो है वो आँखों का या कंजंक्टिवा के ऊपर जमा होकर तो वो पेचीदगी पैदा कर सकते हैं, उसकी बनाई के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ऐसे में हम जो ये करते हैं कि उसको एंटीबायोटिक जो है वो ऑइंटमेंट जो है वो आँखों में डालते हैं, यानी अब कहते हैं पोरीफैक्स आई ऑइंटमेंट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको कहते हैं ऑफ्थाल्मिया नियोनेटल। तो इसके अलावा एक और किस्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंजंक्टिवाइटिस। उसमें ये होता है कि सेक्स के फंक्शन के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, वो इस तरह कि वेजिनल सिक्रेशन होती है या सीमन में जो है वो आपके हाथ जो है उसमें कंटेमिनेशन हो, या जहाँ कोई कपड़े शपड़े होते हैं उनके ऊपर वो रतूबत जमा गिरती है, वहाँ आप हाथ लगाएं तो आप हाथ को वॉश ना करें तो उसमें ये है कि फिर आप उसको आँखों के या चेहरे के ऊपर लेके जाएँ आँखों के नज़दीक, तो वो जरासीम पे है वो कन्वे हो जाते हैं। दिस इज़ ए मोड ऑफ स्प्रेड, किस तरह डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। तो अब इस प्रिवेंशन को ये रखना है कि प्रिवेंशन ये है कि इसकी मोड ऑफ स्प्रेड जो होता है ना तो ब्लड बॉर्न है ना एयर बॉर्न है, डायरेक्ट कंटेक्ट है, यानी आपके हाथों के ज़रिए इसने जरासीम, वायरस है चाहे आपका बैक्टीरिया है, वो जब आपकी हाथों की उंगलियों के साथ ये स्टिक करेगा, आप उसको मिस यूज़ करके बेहतियाती के साथ आंखों में मसलेंगे या आंखों को रगड़ेंगे या इस तरह करेंगे तो वो जो है वो जरासीम वहाँ पहुँच जाएगी तो बीमारी फैल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे पहले बचाव का तरीक़ेकार ये है कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों हर एक को बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, एक बात। दूसरा, जिस मरीज़ को ये आर्जा है, अब इसको ज़्यादा हेडेक ना लीजिए कि दूसरी बीमारियों की तरह नहीं है, ख़तरनाक नहीं होता, सिर्फ तकलीफ़ दह ज़रूर होता है। उसके साथ आप ज़्यादा हैंड शेक ना करें। छोटे बच्चों को अगर ये कंजक्टिवाइटिस है, अशुभ चश्म, तो आप बेशक वो कितने भी आपको प्यारे हों लेकिन आप उनको किस ना करें, ठीक है ना। गले ना मिले, चाहे कितना ही आपका दोस्त हो, अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसके चादर को, उसके यूटेंसिल्स जो इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको आपने हाथ नहीं लगाना। अगर आप बहालते मजबूरी, अगर तो पहले तो ये है कि घर के अंदर अफराद जो अगर मरीज़ है इस किस्म का, उसको लुक आफ्टर या नर्सिंग हेल्प देनी है, ड्यूटी करनी है, तो उसे ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स हों वो इस्तेमाल कर लें, ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है। दूसरी बात यह है कि जिसको ये बीमारी है अशुभ चश्म, उसको बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, बार बार अपने आप सोप वाटर के साथ हाथ धोने चाहिए। आँखों को आर्टिफिशियल जो टीयरिंग ड्रॉप्स हैं उनके थ्रू आँखों को साफ़ करना चाहिए। उसका तौलिया, उसका रुमाल, ये जो चीज़ें हैं या और जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है वो दूसरे बंदे शेयर ना करें जो सेहतमंद है, ताकि बीमारी का जरासीम स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा जो बात आती है
वो है कि रेस्ट होना चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी खुराक अच्छी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जरासीम को फाइट करेगा, अच्छी उनको ख़त्म करेगा, बीमारी जो है कट ऑफ हो जाएगी। 4 की बजाय 3, 3 की बजाय 2 हफ्तों में मतलब आप सेहतयाब हो सकते हैं। तो ये बातें ऐसी हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके ऊपर आप असर कर। हाँ, अगर घर में के अंदर ये होता है कि ज़्यादा तकलीफ महसूस हो तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेस जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि अगर छोटे शहरों में या देहात में तो आपको आर्टिफिशियल टीयर जो है ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे, तो आप सेलाइन वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो ड्रिप्स मिल जाती हैं, वो आप पानी उसके थ्रू आप उन्हें वॉश करें। और दूसरी, जब आपने आँखों को वॉश करना है कॉटन वूल बना के, तो एक आँख को कॉटन वूल बना के साफ़ किया, उसको फेंक दो, और फिर दूसरे के लिए फ्रेश लेकर उसको आई लैशेज़ को साफ़ करें, और इसके बाद फ़ौरन अपने हाथ धोएं। यानी पहली चीज़ ये है कि आपने अपने हाथों को महफूज रखना है कि इसके साथ जरासीम जो है स्प्रेड न करें। फ़ौरन आप जो है अपने साबुन, अच्छे क्वालिटी के साबुन जो है क्लोरहेक्सिडिन जिसमें शामिल हो, उसके साथ आप अपने हाथों को धोएं। और इसमें यही बात है कि जो मरीज़ है उसको अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, उनके साथ डायरेक्ट आपने शेक हैंड नहीं करना, एम्ब्रेसिंग नहीं करना, गले मिलना, ये छोटे बच्चों को प्यार करना, ये अभी नहीं आपने करना जब तक कि वो सेहतयाब ना हो जाए। तो इसमें बात एक ही आती है कि ये एक आर्जी बीमारी है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा ये नहीं रहती, खुद ब खुद ही ये इसका जोर टूट जाता है। लेकिन इसकी शिद्दत, इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर दर्द ज़्यादा हो बच्चों में तो बड़ों में एंसिड मेडिसिन दे सकते हैं, बच्चों में आप पेन किलर आप दे सकते हैं उसमें। तो इसी तरह अगर बुखार है तो बुखार के लिए आप पैरास्टामोल, बच्चों को पैनाडोल पैरास्टामोल सिरप पिलाएं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ये ताकि तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, हाथों की सफाई के भी ख्याल रखें। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसे फ़ौरन अलहदा कर दें ताकि दूसरे जो अफराद हैं वो महफूज रहें। तो इस तरह ये बीमारी का फैलाव जो है वो कम होता जाएगा और ये वबाई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं, तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, लेकिन उसके मेडिसिन हैं कि जिसके इस्तेमाल से आपको ज़्यादा मतलब दर्द, शिद्दत, ज़्यादा जो बुखार, हेडेक या मतली का आना या ज़्यादा इरिटेशन, बेचैनी वगैरह। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब आपने इसमें आपने ये करना है कि चूँकि फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है इसमें, आपने चश्मा जो है धूप वाला इस्तेमाल करना है, सन ग्लासेस आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। चाहे बच्चे बूढ़े सब बाहर जाना है या अंदर रहना है, वो आप हिफाजती तौर पर आपने ज़रूर करें। एक और बात है कि जदीद सोसाइटी में ये होता है आजकल कंटैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल होता है। वैसे भी कंटैक्ट लेंसेज के लिए लुब्रिकेशन करनी पड़ती है और ताकि उसमें एब्रेजन या लेसरेशन ना हो सके कंजंक्टिवा की, वो भी मैकेनिकल कैटेगरी में आ जाता है, उससे भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। तो उसमें आप सॉफ्ट लेंस इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है कि जब आपको ये मर्ज़ हो तो आप कंटैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें, जब तक कि आप बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं तो फिर आप उसको एंटीसेप्टिक के साथ वॉश करके स्टरलाइज करके तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हिफाजती बुनियादी चीज़ें हैं। हाइजीन के असूल जो हैं वो बीमारी के फैलाव को, बीमारी की पैदावार को कम करते हैं, और जो फर्दर जो बीमारी के अखराजात जो अस्पतालों के मेडिसिन के डॉक्टरों की फीसें देने से आपको बचत हो जाती है। खुदा हाफिज़।